आज से 2 महीने पहले की कहानी मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोई चिंता भी नहीं जता रहा था किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कौन सा मंत्रालय, कौन सा आयोग का सदस्य मुसलमान होगा या नहीं होगा। मैं फिर दोहराता हूं कि एआईएमआईएम ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन एक बात क्लियर कर दी कि जिन मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा था उसमें से सबसे अहम मुद्दे को अब सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। वो वोट बैंक जो लगातार एनडीए के घटक दलों के साथ साथ महागठबंधन का भी एक बड़ा मजबूत आधार है, लेकिन सोच उसके बारे में कोई नहीं रहा था। अब तो दावेदारी हो रही है भैया, दावेदारी दिखाऊंगा आज आपको। हमने आपको दिखाया पप्पू यादव आगे आ गए, वो कहने लगे एक उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी है तो दूसरे तो बनेंगे मुसलमान ही, अल्पसंख्यक होंगे। इसके बाद अलग अलग जगह से आवाजें उठने लगी, महागठबंधन अपनी तस्वीरें दिखाने लगा, नहीं नहीं हमारे साथ तो भैया देखो मुसलमान भी है। लेकिन मसला इतना ही नहीं है, एनडीए में भी खलबली है। बीजेपी के जरूर नेता कहते हो कि उन्हें वोट नहीं चाहिए, लेकिन उनके घटक दलों को चाहिए, एलजेपी-आर को चाहिए जेडीयू को। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड से लेकर चिराग पासवान तक, यानी नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं। लेकिन इस बात का सवाल का जवाब क्या वो दे पाएंगे कि वक्फ संशोधन कानून से लेकर अपनी सरकार में क्या वो उप मुख्यमंत्री बना पाएंगे मुसलमान को? यही आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। और ऐसा क्या हुआ नरेंद्र मोदी साहब की रैली में कि महिलाएं बिलक बिलक कर रोने लगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले खबर देखिए, नीतीश कुमार जी आ गए। नीतीश कुमार जी ने बहुत लंबा चौड़ा कहानी सुनाई है, वो पहले कहानी सुनिए। साल 2005 से पहले राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई काम नहीं होता था, ये कहते हैं। उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ओके, राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। अब इसमें पहला ये कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी के नेताओं को झूठा बता रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं जरा मैं आपको समझा देता हूं। खैर, देर से ही सही नीतीश कुमार को अब मुसलमानों की याद आ रही है, लेकिन क्या इसमें झूठ है? क्योंकि इनके मुताबिक, इनके जो सहयोगी दल बीजेपी है उनके मुताबिक, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, जब बिहार में आरजेडी थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी तो इनकी सरकार के दौरान मुसलमान सबसे ज्यादा हिंसा करता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे और ये मुसलमानों का साथ लेते थे। यानी मुसलमानों के लिए कुछ किया हो ना किया हो, ये तो काम किया था एज पर द बीजेपी, एज पर द बीजेपी। बीजेपी के नेता जो कहते हैं, ठीक है ना, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेताओं की जुबानी है। तो क्या ये जो कहना आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते थे उनके लिए कोई कुछ नहीं करता था, यानी बीजेपी झूठ बोल रही है एज पर द नीतीश कुमार। अब आइए, इन्होंने तारीख बताई 24 नवंबर 2005 को जब हम लोगों की सरकार बनी तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण के बजट के में 306 गुना वृद्धि करते हुए 1080 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। सवाल यह नहीं है खर्च कितना हुआ, उसका डेटा दीजिए नीतीश कुमार जी। राज्य में सांप्रदायिक घटनाएं ना हो उसके लिए 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। सुन लीजिए, खुद बताते हैं। अब तक 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी गई। मुस्लिम समाज के परामर्श से 1273 कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया। तो मुस्लिम समाज से परामर्श किया, लेकिन वक्फ संशोधन कानून को लेकर परामर्श किया आपने उनसे? नहीं। आइए, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है और शेष का काम जल्द शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। अब आप समझिए, 20 सालों में 1273 कब्रिस्तान थे। कितने थे? 1273। 8000 तो कसे ज्यादा तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई, 1273 रह गए, उनकी भी करनी थी। और 20 साल में कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 92 या 9300 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करनी थी। वो काम भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं कर पाई। ये वो खुद कह रहा है कि 8000 की कर ली, 1273 रह गए, जिनमें से 746 पूरे कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। 1989 में भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए, दंगा रोकने में विफल रही, ये किया वो किया, तमाम चीजें की। मैं बस यही पूछता हूं कि आज भी कुछ ऐसे ही हालात बनते नजर आते हैं जब बीजेपी के नेता मुसलमानों के लिए नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब आप कहां होते हैं? तो इसका जवाब भी दीजिए नीतीश जी। अब आते हैं चिराग पासवान पर। आज से 3 दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। कहानी यह थी कि साल 2005 था। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव, इन दोनों की जोड़ी हिट माना जाती थी, यानी कि चुनाव में 100% जीत की गारंटी। जब तक ये दोनों साथ रहे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जिक्र कर रहा हूं, दोनों सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए छटपटाते रहते थे। लेकिन साल 2005 में रामविलास पासवान ने राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव के दौरान एक डिमांड कर दी थी। डिमांड यह कि इस बार राबड़ी देवी नहीं, एक मुस्लिम व्यक्ति मुसलमान बनेगा, जिससे मुसलमानों का वोट भी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ आए।
लेकिन लालू प्रसाद यादव वो वादा निभा नहीं पाए, या जो भी वो गठबंधन इनका दोनों का टूटता है, उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं 2005 में। दोबारा से जब चुनाव होते हैं तो एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं आती हैं जितनी पिछली बार आई। कुल मिलाकर त्रिशंकु विधानसभा आती है, नीतीश कुमार और बीजेपी साथ आते हैं, और उसके बाद की तस्वीर आप सबके सामने है। लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अब इसी की याद दिला रहे हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी क्यों नहीं? जैसे ही ओवैसी ने एजेंडा सेट किया और बताया कि 18% 19% मुसलमान होने के बावजूद भी इन पार्टियों को वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनाने से पीछे क्यों? इसका जवाब नहीं दिया, ना नीतीश ने दिया, ना ये दे पा रहे। 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। ये मुसलमानों से कह रहे हैं, आपने साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में ही मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार, ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? बात बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन क्या आपने कभी एनडीए पर यह प्रेशर डाला? सवाल नंबर 1, आपको ज्यादा सीटें तो चाहिए थी, आप यह भी कह सकते थे हम लड़ 20 सीटों पर रहे, लेकिन एनडीए में इस बार विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नहीं, बल्कि हम कह रहे हैं मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्या आप ये कह पाए? नहीं। आप अपने पिताजी के तरफ से किए गए काम को याद दिला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किया था, बात सच है, ये जो उन्होंने लिखा बिल्कुल सच है। ये बात 3 दिन पहले भी मैंने आपको बताई थी, ये बात सच है। लेकिन ये भी नहीं है कि रामविलास पासवान मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते थे। दरअसल उन्हें अपने वोट कोर वोट बैंक को बढ़ाना था, मुसलमानों को अपने साथ लाना था, और यही एक वजह है जिसके चलते परिवारवाद, तब वो परिवारवाद का विरोध किया करते थे। धीरे धीरे वो परिवारवादी होते चले गए, बात अलग है। लेकिन खैर, ये बात हकीकत है कि उन्होंने उस समय नमस्ते ओके टाटा बाय बाय कर दिया था, ये बात सच बोली। लेकिन क्या आपने मोदी का अनुमान रहते हुए 20 सीटों पर लड़ते उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनाने की हिमायत कर पाए? आपने की क्या? तो सोचिए, ये ऐसे लोग हैं। जब वक्त संशोधन कानून आ रहा था, बिल आ रहा था, तब भी मैंने आपसे कहा कि क्या आप अपने पार्टी के सांसदों को रोक पाए? हां, उससे पहले पूरा माहौल बना था, चिराग पासवान नाराज हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ? आपकी पार्टी के सांसदों ने वोट कास्ट किया। क्या इसके बारे में नहीं बोलेंगे आप? आइए, अब यहां पर भी आरजेडी में भी थोड़ी खलबली है, सुन लीजिए। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। तो वक्फ बिल की अब याद इनको सताने लगी है। मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा खेल तो खराब किया। आज मुसलमान जब उठकर सवाल कर रहा है एनडीए से भी और इंडिया गठबंधन से भी, तब दोनों ही पक्षों को याद आने लगा है, हां भाई, मुसलमान तो जाग उठा। ये तो सवाल पूछने लगा कि हमारे अगर संख्या भारी है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं, और जब हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, तो एआईएमआईएम कहीं किंग मेकर ना बन जाए। तो ये बौखलाहट में कुछ बोलना चाहते आते एक खबर, पीएम मोदी की जनसभा में कई महिलाओं की ज्वेलरी गायब, रोती हुई निकली महिलाएं, बोली शिकायत के बाद पुलिस ने भगाया, झूठ बोलने का आरोप भी लगा रही।